हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें यूनिट 3 के अंतर्गत एक टॉपिक है द्वितीय हरित क्रांति और उसकी रणनीतियां। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हरित क्रांति को अच्छे से कंप्लीट किया है। आज हम समझते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति जो है वो क्यों शुरू हुई। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि द्वितीय हरित क्रांति को लाने की आवश्यकता क्यों हुई। तो कल ही मैंने बताया था कि हरित क्रांति के जितने भी नकारात्मक परिणाम है वही कारण बनेंगे द्वितीय हरित क्रांति को लाने के। जैसे कि हरित क्रांति का फायदा सिर्फ पंजाब हरियाणा जैसे बड़े राज्यों को मिला, बाकी राज्यों को फायदा ही नहीं मिल सका। उतनी उत्पादकता वहां पे बाकी राज्यों में हो ही नहीं पाई। सिर्फ गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ, जबकि अन्य फसलें बागवानी फसलें इनका उत्पादन तो हो नहीं पाया। तो भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हुआ। जैसे हम देख सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में ओवर इरिगेशन किया गया, जिससे हुआ क्या, जो जमीन हो गई वो क्षारीय हो चुकी है, लवणीय जमीन हो चुकी है, बहुत ज्यादा व्हाइट परत जम चुकी है उसके ऊपर। क्षेत्रीय सामाजिक विषमता पैदा हुई, वहां के किसान बहुत अमीर हो गए और बाकी जगह के किसान जो है वो अभी भी ऋणों के जाल में फंसे हुए हैं, अभी भी जो है वो आत्महत्या वगैरह कर रहे हैं। तो समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। लोगों को बहुत ज्यादा रोग होने लग गए क्योंकि हम देख चुके हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड का यूज हो रहा था। तो द्वितीय हरित क्रांति ने प्रोडक्शन को एक लिमिट तक बढ़ा दिया, पर अब उस लिमिट के बाद प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, और भी समस्याएं पैदा हो रही है जिससे हमको द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो कृषि की ऐसी प्रणाली जिसका उद्देश्य कृषि को बदलती हुई जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप बनाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हमको खेती कैसी करनी है, ठीक है, तो उसे हम द्वितीय हरित क्रांति बोलेंगे। खेती जो है वो घाटे का बिजनेस ना होकर फायदे का हो पाए। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो मानसून जो है वो समय पर आता नहीं है, बारिश बिल्कुल होती नहीं है या तो फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर हम सिर्फ बारिश पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का ही बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो ये सारी समस्याएं पैदा होगी। तो इसके लिए हमको द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी। अगर हम देखें सबसे पहले कि प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति में दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो सिंचाई, जैसे हम देखें कि सिंचाई में तो नहरों और नलकूपों से सिंचाई हो रही थी प्रथम हरित क्रांति में। पर जब हम द्वितीय हरित क्रांति की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ये सारी तकनीकों का यूज करेंगे हम। जो वर्षा का जल है उसी को स्टोर करके रखेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और उससे फिर हम ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन करेंगे, जिससे हम भूमिगत जल पे बहुत ज्यादा दबाव जो पैदा हो रहा है उसको हम कम कर पाएंगे। दूसरा है उर्वरकों का प्रयोग। तो क्या पहले रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा था हरित क्रांति में, अब द्वितीय हरित क्रांति में हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, जैविक खादों का प्रयोग करेंगे। तीसरा हम बीज की बात करेंगे, तो बाहर से खरीदे। अब क्या है, प्रथम हरित क्रांति में हमको पता है हाई यील्ड वैरायटी के बीज जो है वो बाहर से खरीदे भी जाते थे। और पर अगर हम देखेंगे द्वितीय हरित क्रांति में या फिर जो किसान है वो बाहर से खरीदता था बीज। पर अब द्वितीय हरित क्रांति में क्या हो रहा है, खेतों में ही उत्पन्न किए जाएंगे बीज। श्रम की हम बात करेंगे तो यांत्रिक, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हरित क्रांति में बहुत ज्यादा मशीनीकरण हुआ, ट्रैक्टर थ्रेसर ये सारी मशीनों का यूज किया। तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे हुआ। तो द्वितीय हरित क्रांति में हम क्या करेंगे, मिक्स, मतलब क्या होगा कि मानव का भी श्रम उतना ही प्रयोग किया जाएगा और मशीनों का भी। आगे हम देखते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियां देख ले, इसको समझे, या फिर हम द्वितीय हरित क्रांति की विशेषता के रूप में से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, संसाधनों का संरक्षण। वही मैंने बताया कि हमको बदलती हुई परिस्थिति जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुकूल हमको जो है वो संसाधनों को संरक्षित भी करना है और खेती तो करना ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। तो संसाधन में हमको मृदा का भी संरक्षण करना पड़ेगा, जिसमें हम आगे देखेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड योजनाएं देखेंगे, वो हमने इसके संरक्षण के लिए लेकर आए। कैसे, तो देखो मृदा का संरक्षण के लिए एक तो मल्चिंग वगैरह टेक्निक है वो तो करेंगे सही, साथ में मृदा को हम ओवर फर्टिलाइजर या फिर ये सारी चीजें तो नहीं दे रहे हैं। उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है जिसमें मृदा का स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा, समय समय पर ये देखा जाएगा कि मृदा को कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। दूसरा जल संसाधन, तो जल का संरक्षण किया जाएगा, तो वही अभी मैंने बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकल इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी को जो है वो बचा कर रखा जाएगा। दूसरा क्या है, तो जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी फसलें। अब हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करेंगे और जिसमें ऐसी फसलें बनाएंगे जो आगे की जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी सहन कर सकें। और हम देख सकते हैं कि एक तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं और दूसरा हम श्री अन्न का भी उत्पादन कर रहे हैं। श्री अन्न भी कैसी है, जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी फसलें हैं। तीसरा परिशुद्ध कृषि की जाए। परिशुद्ध कृषि कृषि का मतलब ये होता है कि हम संसाधनों का इष्टतम उपयोग करें। अब हमको कैसे पता चलेगा कि किसी एरिया में कितने जो है वो रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो इसके लिए हम जीपीएस का, ड्रोन का, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, परिशुद्ध कृषि बोला जाता है। फिर हम बहुफसलीय या मिश्रित खेती करें। अब बहुफसली कृषि कृषि का मतलब तो ये कि एक से ज्यादा फसल ले
और मिश्रित खेती का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी फसलें लें। मिश्रित खेती का मतलब ये होगा कि हम खेती तो करें पर उसके साथ हम पशुपालन भी करें, हम मत्स्य पालन भी करें, मतलब जिससे क्या हो कि किसान की आय बढ़े। इसके बाद कृषि वानिकी भी की जाए। कृषि वानिकी मतलब क्या है कि खेती के साथ साथ आप पेड़ पौधों को भी उगाओ, ठीक है? तो उससे भी आपका जो है वो उत्पादन बढ़ेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी। एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाए खेती में, सिर्फ उत्पादन तक सीमित ना रखा जाए। खेती के साथ साथ उस प्रोडक्ट का फूड प्रोसेसिंग करके हम कैसे जो है वो किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियां हैं, यह हम विशेषता के रूप में से समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस द्वितीय हरित क्रांति शब्द का उल्लेख सबसे पहले जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में किया था। हालांकि हम देखें तो 2000 में जो हमारी राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी, उसमें द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत पर बल दिया गया था, पर तब शुरू नहीं हो पाई थी। वास्तव में अगर हम सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये प्रोग्राम आया था जिसका नाम है BGREI, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। ये शुरुआत किया गया था 2010 में और इसे ही हम द्वितीय हरित क्रांति के रूप में, उसके प्रारंभ के रूप में समझ सकते हैं। यह एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना है। 7 पूर्वी राज्य, अब प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 7 पूर्वी राज्य में हम नॉर्थ ईस्ट के राज्य नहीं लगा दे इसमें। 7 पूर्वी राज्य में कौन कौन से राज्य आएंगे? तो असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, यूपी है और बंगाल है। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और यहीं से हम इसको बोल सकते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। अब द्वितीय हरित क्रांति में मैं बता दूं कि जितनी भी योजनाएं अभी चल रही है या 2010 के बाद जितनी भी योजनाएं आई हैं वो सब द्वितीय हरित क्रांति के तहत ही आएगी। जैसे हम देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हालांकि 2010 के पहले की, तो 2007 में शुरू हुई थी ये योजना और इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी स्टेट और यूटीज को कृषि के विकास के लिए। इसके बाद हम देखिए तो परंपरागत कृषि विकास योजना कब आई है? ये 2015 में। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना आई है। जितने भी जैविक उत्पाद है उनकी पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये एक योजना है। तीसरे हम देखेंगे तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये जो मिशन है, हालांकि मेंस में अलग से टॉपिक भी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC आया था जब 2008 में, उसके 8 मिशनों में से एक है। और ये कब शुरू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2014। ये डेट्स पूछी जा सकती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है क्योंकि ये मेंस में भी अलग से दिया हुआ है। तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 1 अप्रैल 2014 को आया था। इसके तहत जो है वो 4 घटक आते हैं। RAD मतलब रेन फेड एरिया डेवलपमेंट किया जाएगा, वाटर मैनेजमेंट ऑन फार्म किया जाएगा, सॉइल हेल्थ का मैनेजमेंट करेंगे और CCSA मतलब क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जितनी भी योजनाएं वर्तमान में चल रही है या अभी तक आई है 2010 के बाद से, वो सारी ही सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम मान सकते हैं। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, अभी मैंने बताया था कि उसका एक रणनीति जो अभी हमने देखी थी कि संसाधनों का संरक्षण करना है। तो मृदा का संरक्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम लेकर आए, जिसे शुरू कब किया गया था? 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया। हर 3 साल में जो है वो सॉइल का परीक्षण किया जाएगा और फिर कार्ड जारी किए जाएंगे। किसानों को ये बताया जाएगा कि अपनी मृदा को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उतने ही दिए जाए, ओवर मृदा को ना दिया जाए, ठीक है ना, जिससे कि मृदा खराब ना हो। इसकी थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना, ये कब आई थी? 2015-16 में आई थी और इसमें इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य था वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का था। हर खेत को पानी देने का उद्देश्य था इसका। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कि एकीकृत बागवानी मिशन। ये जो है वो 2014 में शुरू हुआ था। इसमें बागवानी क्षेत्र, मैंने अभी बताया कि सिर्फ फसलों पर ही ध्यान ना दिया जाए। अगर किसान की आय को बढ़ाना है हमको और तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बागवानी फसलें जैसे कि फलों को, सब्जियों को, जड़ और कंद वाली फसलों को, मसालों को, नारियल को, ये सारी फसलें भी शामिल किया जाए इसके अंतर्गत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि किसानों की फसल खराब भी हो जाती है कई बार, तो उनको बीमा कवर देंगे हम 3 फसलों पे। 2016 से शुरू किया गया है इसको। खरीफ, रबी और बागवानी की फसल, अगर खरीफ की फसल आपकी खराब हो जाती है तो 2.5% तक जो है वो आपको मिलेगा बीमा कवर। रबी की फसल में 1.5% तक मिलेगा और बागवानी फसलों में 5% तक मिलेगा। इसके अलावा एक और ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था MOV CD, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब ये वाला नॉर्थ ईस्ट के लिए है। जैसे हमने BGREI वाला प्रोग्राम देखा था, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं था, वो पूर्वी राज्यों के लिए था। पर MOV CD वाला जो प्रोग्राम है वो पूर्वी राज्यों के लिए है, वहां पर भी जैविक खेती को शुरू करने के लिए। तो अब द्वितीय हरित क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी जितनी भी योजनाएं चल रही है हम वो सारी इसके अंतर्गत लेके आ सकते हैं। जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना है जो 2010 के बाद से शुरू हुई है, वो सारी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है, वो सारी योजनाएं इसके अंतर्गत आएगी। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, क्योंकि लेक्चर बहुत छोटे होते हैं, 10, 12 या 15 मिनट के होते हैं,
तो उससे आपका पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आप लेक्चर को पूरा देखा कीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।